हेलो एवरीवन। क्लास 12वीं की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने इस कोर्स में अपना जो रुचि दर्शाया, इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप एक बात कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप क्लास 11 से अब क्लास 12 में आ गए हैं, तो थोड़ी सी आपको सिंसियर होने की जरूरत है और हम बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा क्लास है ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास का जो मतलब है, आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस ओरिएंटेशन क्लास में आपको कैसे कोर्स पूरा होगा उसके बारे में आज मैं पहले बताऊंगा। इसमें कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्या बुक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या हमारा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है और इस कोर्स का जो प्रतिदिन का शेड्यूल होगा वो कैसे होगा और इसमें आपको क्या भूमिका है, आपकी भूमिका क्या रहेगी, वो इसमें ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहला जो हमारा डाउट है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्लास 12th में आपके बुक्स हैं हिस्ट्री के कितने बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय इस नाम से आपका 3 किताब है। हिस्ट्री के लिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय इस नाम से आपका 3 किताब है। उसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसमें टोटल मिला के आपका जो टोटल चैप्टर होता है वो 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर। तो ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, इसमें आपको एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक पूरी पढ़ाई करनी है। पार्ट 1 में आपको प्राचीन पढ़ना है, प्राचीन काल। जो पार्ट 2 में मध्यकाल से संबंधित, पार्ट 3 में आधुनिक काल से संबंधित। ठीक है, इतना आपको इसी में। अब ये जो है आपकी 12वीं क्लास और इसके पीछे की क्लास में क्या अंतर रहा है उसको हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि बहुत सारे मार्केट में आज जो है पीडीएफ कल्चर के माध्यम से पढ़ाई होती है। पीडीएफ कल्चर के माध्यम से पढ़ाई होती है। हम जो अपना टेक्स्ट बुक है ये छोड़ चुके हैं और पीडीएफ के और नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मेरी नजर में इसमें आपको बारीकियां, जो बारीक जानकारियां होती है वो छूट जाती है। आपका जो समझ है वो कम रह जाता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, जब आप इसके क्वेश्चन को आप देखते हैं एग्जाम हॉल में तो नए नए क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि पूरी किताब को तो नोट्स आप उतार नहीं सकते, कुछ छूट ही जाता है। तो मेरा जो यही ऑब्जेक्टिव था कि आपको एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस का हिस्सा है इसको मैं आपका कुछ भी ना छोड़ू। इसमें एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे रीडिंग करना है, क्या समझना है, कहाँ पे, पूरा का पूरा मैं इसको कोर्स में आपका डाल दूं और आप इसको क्लास कर ले, आपका प्रश्नावली बना ले, अब इतना पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रख के मैंने इस कोर्स को बनाया है, क्योंकि आप इसमें रीडिंग हैबिट डाले। मैंने तो ये यहाँ तक देखा है कि एग्जाम के नजदीक तक बहुतों के पास तो किताब ही नहीं रहता है। ठीक है, वो किताब बिना पढ़े हुए एग्जाम देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए और जो भी आपका क्लास का सिलेबस है उसको कम से कम उसको कंप्लीट करके जाइए। आज जो है एजुकेशन डिजिटल दुनिया में बहुत सस्ता हो गया है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल करिए। इससे आपका जीवन सही, जब तक आप समाज और बाहरी दुनिया और खुद को समझेंगे नहीं तो आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसमें कोर्स का मेंटरशिप और मेरा रोल क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको जो वीडियो क्लास उपलब्ध कराई जाएगी और आपका जो मेंटरशिप उपलब्ध कराया जाएगा, मेंटरशिप, इसमें आपको टास्क दिए जाएंगे और आपको हर दिन गाइड किया जाएगा। हर दिन वॉइस नोटिस के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। आपके डाउट्स जो हैं वो भी लिए जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको केवल ये करना है
कि जो दिया गया आपको आपको सुनना है, जो मेंटरशिप के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है वो सुनना है, और सुनने के साथ आपको टास्क को हर एक दिन प्रत्येक दिन पूरा करना है। और जब आप इतना कर लेंगे, आपको समय रहते आपका सिलेबस आसानी से रिवीजन हो जाएगा कई बार, और आपको क्या हो जाएगा, आप पढ़ चुके होंगे और आप इससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब मैं देखिए आपको नंबर तो आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टेट बोर्ड हो या बिहार सरकार, मैं स्पेशली बात करता हूँ, तो इसमें आपका जो पैटर्न है इतना कर दिया गया है कि आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आप केवल साक्षर होने के लिए ना पढ़े, आपको शिक्षित की ओर बढ़ना है। ठीक है, शिक्षित होना है, एजुकेटेड होना है। इसलिए आपको आपकी आपकी अपनी जानकारी और साथ साथ बाहरी दुनिया की जानकारी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम इसमें आपका जो टास्क है आपको करना है, और इसमें हम समझते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो किताब है वो आपको 2-3 निर्देश देना चाह रही है कि आपको इस 12वीं क्लास में आपको फोकस कहाँ होना है, फोकस कहाँ करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने पहली बार इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं। आपने अगर रेगुलर क्लास किया है तो 6 से ही आप इतिहास के से परिचित हुए। उसमें क्या था, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्लास 6 से 8 में आपने थोड़ा सा प्रारंभिक से आधुनिक तक परिचय आपने प्राप्त किया था। ठीक है, फिर 9-10 में आपने इसमें छोटा सा काल चुन के, जैसे समकालीन विश्व, इटली, जर्मनी, फ्रांस की क्रांति, ये सब पढ़ा था। ठीक है, इसमें आज के दुनिया को बनाने में जो अलग अलग मुल्कों के देश हैं उनकी क्या भूमिका रही, आपने ये पढ़ा। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध क्या था, ये सब। फिर आप आगे चलकर 11th क्लास में आपने विश्व इतिहास पढ़ा, और मानव, पृथ्वी पर जो मानव है इनका जीवन की शुरुआत कैसे हुआ, ये सब पढ़ लिए हैं। आपको 12वीं क्लास में क्या पढ़ना है, फिर आपको 12वीं क्लास में आपको हड़प्पा से शुरू होता है, और ये पूरा हड़प्पा मतलब प्राचीन काल से लेके ये आधुनिक काल यानी भारत की आजादी के समय तक चलता है, और जब तक भारत का संविधान बन नहीं जाता। ठीक है, तब तक ये जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फिर से वो फैक्ट रटवाया जाएगा। इसमें लिखा है, खुद एनसीईआरटी कहती है कि कुछ विशेष विषयों को हम गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, गहराई से हम छानबीन करेंगे। अब कह रहा है कि आपने परिचय जो है इतिहास से पहले ही प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसको गहराई से समझे। ठीक है, जो विभिन्न बदलाव आए हैं, बदलाव के अलग अलग, इनको समझेंगे। जो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो धार्मिक विषयों को चुनकर क्या हमारा बदलाव आया है अलग अलग टाइम पीरियड में, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको समझाया गया है कि समाज कैसे बना था, संगठित कैसे हुआ था, कैसे काम करता है, कैसे बदलता है समाज, धार्मिक जीवन कैसे बदला है, अर्थव्यवस्था कैसी बदली है। ठीक है, ग्रामीण शहरी समाज कैसे बदलाव हुआ है, शहर से पहले गांव हुआ करते थे, कृषिगत हमारा अर्थव्यवस्था था, फिर उद्योग से संबंधित हो गया, कांस्य युगीन, तांबा, लोहा, ये सब कैसे इतिहास को डिसाइड करते हैं, कैसे इतिहास में अर्थव्यवस्था को डिसाइड किए हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आपको इसमें किताब खुद कहती है कि आपको इतिहासकारों के जीवन से रूबरू कराएंगे, वो कैसे इतिहास को गढ़ते हैं, उनको वो स्रोत जो है, इतिहासकार क्या करते हैं, पहले स्रोत की उनको जरूरत पड़ती है, उनसे वो खुद जूझना पड़ता है, उनको व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, और इस प्रकार वो पुराने स्रोतों से नई नई प्रकार की जानकारियां हासिल करते हैं। देखिए, इसमें किताब कहती है कि इसमें इतिहासकार नए सवाल पूछते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं। और इस प्रकार आपको इसमें क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि हमको इसमें आधुनिक, जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक पढ़ना है, और इसमें जो भी पढ़ना है हमको गहराई से पढ़ना है, और साथ ही साथ हमको इतिहासकार के जीवन को भी पढ़ना है। ठीक है, कि वो कैसे पढ़ते हैं। हर बार जो देखिए, जैसे मैं कह रहा है कि मन में सवाल नहीं है तो जो स्रोत है इतिहासकार के पास, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कुल मिला के जो इतिहासकार का जीवन है वो नए सवाल
नए नए सवाल, नए सवाल कि वही सोर्स से, वही स्रोत से क्या करे, कुछ अलग देख सके, कुछ अलग देख सके और उसको, उससे अतीत का पुनर्निर्माण कर सके। ठीक है, इतिहास का पुनः संरचना कर सके। जैसे में इसमें दिखाया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, पहली बार जब हड़प्पा सभ्यता का एक मुहर देखे थे तो कोई मतलब नहीं निकाल पाए थे, लेकिन बाद में उनका महत्व समझ में आया। ठीक है, नए सवाल पूछते हैं, मतलब आपको ये है कि इतिहासकार का जीवन, नए सवाल पूछना, ये नए सवाल पूछने का अपने भी क्या होना चाहिए, अपने भी ये चाहती है एनसीईआरटी की आपने भी ये प्रतिभा जगे और जिज्ञासु बने, नए सवाल आप भी पूछ सकें। ठीक है, और इसी में यही सब पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, तो सिलेबस में थोड़ा सा देखिए, इसमें मैंने बताया था कि 3 भाग में बांटा गया है और सिलेबस को, इतिहास के सिलेबस को, और इसमें आपको भाग 1 आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको संदर्भित है, और जो सेकेंड भाग है आपका मध्यकालीन, और आपका जो थर्ड भाग है, मैंने 3 किताब है, 3 भाग है, 3 किताब है, टोटल आपका 15 चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर्स का। ठीक है, तो जो पहला आपका चैप्टर है, ईंट, मनके और अस्थियां, इनके आधार पे जो इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश किया। ठीक है, उस समय जो इंसान था, उस समय, ये टाइम पीरियड क्या है फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व का समय है। उस समय जो हड़प्पा सभ्यता, समझिए, अगर मैं कहूंगा कि उस समय ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मतलब उस समय ये नगर था, 2500 साल पहले भारत की प्रथम प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, वहां के जीवन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऋग वैदिक वगैरह। उसके बाद जब आगे चलेंगे, आपका सेकेंड चैप्टर में राजा, किसान और नगर। अगर इसका डेट टाइम पीरियड को देखा जाए 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, मतलब इसमें जो आपका महाजनपद काल आता है, महाजनपद काल। ठीक है, 16 महाजनपदों का उदय होता है, जो बुद्ध का समय पीरियड है, महावीर का समय पीरियड है, वहां से लेके तब 600 ईस्वी, ईसा पूर्व से ईस्वी, 600 ईस्वी मतलब कब, हर्ष के समय तक, हर्ष के समय तक। इसी में आपका क्या आ जाएगा, इसी में आपका बुद्ध का टाइम पीरियड आ जाएगा, मौर्य काल आ जाएगा, इसी में आपका गुप्त काल आ जाएगा, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, ये सब हर्ष के समय तक आपका, मतलब पूरा प्राचीन, वहां उस समय का अर्थव्यवस्था पढ़ना है, उस समय के राज्य पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है, इसमें आपको समाज के बारे में पढ़ना है, जो प्राचीन काल का समाज है उसके बारे में पढ़ना है, समाज में क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है, समाज पहले कैसा था, क्या जो जाति प्रथा आज देखते हैं, वो जाति प्रथा शुरुआत से ऐसे ही थी, क्या धर्म का जो स्वरूप आज देखते हैं, क्या जो धर्म का स्वरूप आज देखते हैं, इन धर्म में कर्म कांड है, या पहले भी वैसे ही था, उस समय कितने धर्म थे, क्या हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम का दौर उसी समय था या बाद में आया, इसको भी देखेंगे, कब मुस्लिम, मतलब इस्लाम धर्म भारत में आया, बौद्ध धर्म कब आया। ठीक है, तो जाति, महिलाओं का अधिकार क्या था। ठीक है, समाज जो बटा था 4 वर्णों में, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तो इसमें सबके अलग अलग अधिकार थे, इनमें कैसे परिवर्तन आते गया और क्या इसका सच्चाई है, इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप समझेंगे। उसके बाद आपका इसी भाग 1 में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें आप सांस्कृतिक विकास पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विकास में आप पढ़ेंगे उस समय जो इमारत बना है, जो उस समय के क्या लोग विश्वास करते थे, उस समय विचारक क्या थे, क्या विचार होता था। ठीक है, क्योंकि मानव जो है सचेतन प्राणी क्या है, प्राणी है, तो उस समय क्या सोचता था मानव। ठीक है, सूर्य चंद्र के बारे में क्या सोचता था, जो समुद्र नदियों के बारे में क्या सोचता था, उस समय जो टाइड आता था, जो उस समय क्या विश्वास था, भूत प्रेत, ये सब आज जो हमारा सामने है, भगवान, जो भगवान है, भूत प्रेत, ये सब जो हमारे आज पुनर्जन्म,
ये सब जो कंसेप्ट है इनके बारे में उस समय क्या था, उस समय की जो इमारतें बनी थी वो क्या कहती है, ये सब आप मतलब पूरा प्राचीन इतिहास को गहराई से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, पूरा डेप्थ में, तो बिल्कुल हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आपका जो सेकेंड भाग है, सेकेंड भाग मतलब दूसरा 3 बुक है, तो इसमें जो सेकेंड बुक है उसमें आपका चैप्टर 5 से शुरू होता है, और ये देखिए यात्रियों के नजरिए से समाज को पढ़ना है, मतलब मध्यकाल के समाज को पढ़ना है, मध्यकाल के समाज को, मध्यकालीन समाज को पढ़ना है। और मध्यकाल के समाज को हम किसके नजरिए से पढ़ेंगे, यात्री के नजरिए। कहने का मतलब मध्यकाल में जो यात्री आए थे, जैसे इब्न बतूता आया था, मार्क पोलो आया था, ठीक है, फिर और कौन आया था, फिर अल्बेरनी आया था, बहुत सारे क्या है बाहर बाहर के यात्री आए थे, और उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा है, और उन्हीं लिखावट के आधार पे हम समाज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बर्नियर आया था, फ्रांसिस बर्नियर आया था। उसके बाद 10वीं से 17वीं शताब्दी में, मतलब ये आपका 1600 ईस्वी तक, 10वीं से यानी 900 से 1600 ईस्वी तक ये आप पढ़ेंगे, ये पूरा मध्यकाल का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें इस भक्ति सूफी परंपराएं इसमें शुरू हुआ था, जब हिंदू और मुस्लिम धर्म, इसी समय हिंदू मुस्लिम धर्म क्या हुआ था, आना शुरू हुआ था, जब इसमें टकराहट हुआ था, फिर जाके इसमें क्या हुआ, सामंजस्य स्थापित हुआ, भक्ति सूफी परंपराएं शुरू हुई, धार्मिक विश्वासों में बदलाव आया, ये सब हम 8वीं से 18वीं सदी तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। 18वीं सदी मतलब 1707 में आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, ठीक है। 8वीं शताब्दी मतलब 732, मतलब ऐसे 700 से लेकर 1707, आप जानते हैं कि इस्लाम इसी के लगभग टाइम पीरियड लगभग भारत में प्रवेश किया है, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड बुक में और क्या पढ़ना है, और ये पढ़ना है कि विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है, इसकी राजधानी। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो विकास हुआ था, जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास हुआ था वो पढ़ेंगे। ये विजयनगर कहाँ है, ये विजयनगर जो है आपका जो साउथ इंडिया है, वहाँ जो कृष्णा नदी है उसके किनारे एक साम्राज्य हुआ था विजयनगर, और 2 साम्राज्य हुआ करता था, एक बहमनी हुआ करता था, एक विजयनगर। इस विजयनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक विकास जो है बहुत पैमाने पर हुआ था, ठीक है। महिलाओं को इसमें काफी ज्यादा अधिकार थे, महिलाएं अंगरक्षक हुआ करती थी, ठीक है। महिलाएं उस समय क्या थी, न्यायाधीश हुआ करती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, साउथ इंडिया का इतिहास है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कृषि समाज मुगल साम्राज्य। जो कृषि समाज है, कृषि समाज मुगल साम्राज्य, जो बाबर आए, बाबर कब आए, 1526 में, 1526 ले कब तक रहा, औरंगजेब तक, औरंगजेब तक ही नहीं 1857 तक, जब तक ब्रिटिश ब्रिटिशों ने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक यहाँ के जो लास्ट बहादुर शाह जफर द्वितीय इसको हटा नहीं दिया, तब तक मुगल साम्राज्य था, ठीक है। वैसे औरंगजेब तक जो साम्राज्य था, औरंगजेब तक वो साम्राज्य मजबूत था, लेकिन इसके बाद 1707 में इसका मृत्यु हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये मुगल साम्राज्य क्या हुआ, ढहने लगा। लेकिन ये कब तक चला, 1857, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसको अंग्रेजों ने पेंशन देके विदा कर दिया, ठीक है। तो मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के जो समाज क्या है, उस समय के राजा, मुगल दरबार में क्या होता था, और विभिन्न वृत्तांत, ठीक है, इस प्रकार ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट आपका बुक है भाग 3, आपका ध्यान है 3 किताबें हैं, और 3 किताब में तीसरी किताब में आपको आधुनिक भारत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो उपनिवेश बनना शुरू हो जाता है, और इस उपनिवेश और देहात इस नाम से भारत अंग्रेजों का क्या था, एक उपनिवेश था। तो यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश इंडिया, ये आधुनिक भारत।
और यहाँ से आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब अंग्रेज आते हैं तो बहुत सारे अपने फायदे के लिए शुरू में व्यापार करने आते हैं, फिर भारत पे क्या करते हैं, धीरे धीरे कब्जा जमाने लगते हैं और धीरे धीरे शासन करने लगते हैं। शासन में इतना अत्याचार किया जाता है, फिर वहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है भारत में छोटे छोटे स्थानों पे अंग्रेजों की गुलामी से बचने के लिए। इसमें किसान, नागरिक आंदोलन, सब आंदोलन होता है और धीरे धीरे आदिवासी आंदोलन सब होता है। लेकिन 1857 का समय ऐसा आता है कि छोटे छोटे विद्रोह हर जगह के जो लोग हैं तंग आ जाते हैं और 1857 में बड़े पैमाने पे क्रांति होती है। ठीक है, लगता है कि अंग्रेज को भगा दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेज चूंकि आधुनिक हथियार उनके पास था और बहुत सारे कारण हैं जिससे ये विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक, फिर समय आता है, फिर आप इसी में पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर, जो उस समय जो नगर योजना स्थापत्य बना था, अलग अलग शहर बसाए गए थे, अलग अलग संरचनाएं, इमारतें बनाई गई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में आप महात्मा गांधी ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, जब महात्मा गांधी आते हैं आंदोलन में 1800 बताइएगा कब आते हैं, 1905 में जब आते हैं गांधी जी डायरेक्ट, उस समय जो कांग्रेस लेके चल रही थी आंदोलन, लेकिन उस समय बुर्जुआजी मतलब मध्य वर्ग तक सीमित था। जब गांधी जी आए तो इसको लेके गए कहाँ, जनता के नजदीक तक। तो उस समय ये मेन इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय आंदोलन। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम होता है कि हम ब्रिटिशों को क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो जाते हैं ऐसा जाते हैं हमारे भारत को विभाजित करके जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ के जो मुस्लिम हिंदू जो सांप्रदायिक दंगा होता है ये सब होता ही है, और ये सब विभाजन के साथ हमारा देश जो है दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो दंगे होते हैं, उसके बाद अलग अलग संविधान बनता है, पाकिस्तान बनता है, भारत बनता है और उनका अलग अलग संविधान बनता है, और वहां से एक नए युग की शुरुआत होती है। ठीक है, 1947 में हम स्वतंत्र होते हैं, फिर संविधान बनता है, लागू होता है 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब यहाँ से आपका राजनीतिक शास्त्र में स्वतंत्र भारत में राजनीति, अब यहाँ से आपका जो शुरू होगा वो किताब शुरू होता है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यहाँ से हमने विकास यात्रा क्या किया क्या नहीं किया वो आपका पॉलिटी के क्लास में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि पूरा जो सिलेबस है उसको समझ लिए हैं, और हम अगले क्लास से पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, यानी प्राचीन काल से, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, हड़प्पा सभ्यता से हमारा क्लास 1 से स्टार्ट होगा। ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास था, इसमें आपने समझा कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपका रोल क्या है, मेरी भूमिका क्या है। तो चलिए